नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगठन ब्रह्म समाज को बनाया था। इस लेक्चर में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कैसे हुई थी। इसके बाद हम जानेंगे राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज आगे कैसे बढ़ा, और हम इसी में चर्चा करेंगे कि ब्रह्म समाज में देवेंद्र नाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन की क्या भूमिका रही। प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म सभा कर दिया था। कालांतर में यही ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई थी। इन्होंने इसके लिए आधार बनाया था आधुनिकता, वैज्ञानिकता, मानवता और उपनिषद को। उपनिषद जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है उप, दूसरा शब्द है नी और तीसरा है सद। उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब निष्ठापूर्वक और सद का मतलब होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद है। और ऐसे ग्रंथ जो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर लिखे गए हैं उपनिषद कहलाते हैं। चूँकि राजा राम मोहन राय वेदों को झूठा मानते थे और सत्य का आधार उपनिषदों को ही बताते थे, तो इसलिए इन्होंने ब्रह्म समाज में उपनिषदों को आधार बनाया था, न कि वेदों को। राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन काल में वेदों का खंडन किया और उपनिषदों को सत्य बताया, क्योंकि उपनिषद जो है वो तर्क वितर्क के आधार पर लिखे गए थे। उपनिषद का आधार है अद्वैतवाद। इसी वजह से ब्रह्म समाज को अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद इत्यादि का खंडन किया, जबकि एकेश्वरवाद पर बल दिया। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा इत्यादि का विरोध किया, जबकि इनका ये मानना था कि समाज की मूल कड़ी महिला है, इसलिए इन्होंने महिला अधिकारों का व महिला शिक्षा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय इतने जुझारू प्रवृत्ति के थे कि ये 1820 से ही सती प्रथा के विरोध में लगातार आंदोलन चला रहे थे। इन्हें 1829 में सफलता मिली और बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने बंगाल के सत्रुय अधिनियम द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया। राजा राम मोहन राय का लोग काफ़ी सम्मान करते थे, ब्रिटिश सरकार भी और तत्कालीन मुगल बादशाह भी। मुगल बादशाह उस दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पेंशन पर जीवन बसर कर रहे थे, इसलिए मुगल बादशाह अकबर शिकंड ने इन्हें अपने पास बुलाया 1823 ईस्वी में और इन्हें राजा की उपाधि से नवाजा और कहा कि आप मेरी पेंशन बढ़वा दीजिए। तो इसी के बाद राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए, और राजा राम इंग्लैंड जब चले गए तो उसके बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया रामचंद्र विद्याबागीस ने। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ब्रह्म समाज के अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। 1833 में ही राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। तो पेपर में प्रश्न ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा धार्मिक व सामाजिक सुधारक रहा है जो अपने अंतिम समय में अपनी मातृभूमि पर नहीं था, तो वो थे राजा राम मोहन राय। जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के पश्चात महर्षि द्वारिकानाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला, परंतु ये भी कार्यकारी अध्यक्ष ही बने रहे। आप कुछ इस प्रकार देख लीजिए। 1828 में ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। 1830 में अगर हम देखें, जो राजा राम मोहन राय थे वो इंग्लैंड चले गए, और इस दौरान रामचंद्र विद्याबागीस ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। बात करें 1833 ईस्वी की, तो 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। तब जो है द्वारिका नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज में अपना समयदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का बिंदु है देवेंद्र नाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन की ब्रह्म समाज में क्या भूमिका रही। देखिए, द्वारिकानाथ ठाकुर तक ब्रह्म समाज का कोई भी अस्थायी अध्यक्ष नहीं था। अब जो कमेटी थी वो ये मानने लगी थी कि अब जो है ब्रह्म समाज को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाना चाहिए। 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर ब्रह्म समाज में शामिल हुए। राजा राम मोहन राय के पश्चात ये पहले अस्थायी अध्यक्ष थे।
इन्होंने ब्रह्म समाज में नया जीवन फूंकने और इसे एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया और यही ब्रह्म समाज का मूल आधार भी था। ब्रह्म समाज में जुड़ने से पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरासाकी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 ईस्वी में, और इसी की मुख्य पत्रिका थी तत्वबोधिनी पत्रिका या तत्वरंगिनी पत्रिका। ब्रह्म धर्म पत्रिका भी इसी के मंच से प्रकाशित होती थी, पर मुख्य जो मुखपत्र थी वो थी तत्वबोधिनी पत्रिका। जैसे ही देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हुए तो तत्वबोधिनी सभा का ब्रह्म सभा में या ब्रह्म समाज में विलय कर लिया गया और तत्वबोधिनी अर्थात तत्वरंगिनी पत्रिका ब्रह्म समाज की मुखपत्र बन गई। देवेंद्रनाथ टैगोर इस वजह से भी जाने जाते हैं कि इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचारक जो काफ़ी चर्चित थे उस दौरान अलेक्जेंडर डफ, इनके भारतीय संस्कृति विरोधी विचारों का जोड़ तोड़ तरीके से खंडन किया था। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए। ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने का श्रेय केशव चंद्र सेन को ही जाता है। केशव चंद्र सेन जॉन द बैप्टिस्ट, ईसा मसीह, सेंट पॉल के जीवन से काफ़ी प्रभावित थे। ये हिंदू धर्म को काफ़ी संकीर्ण मानते थे और संस्कृत के मूल पाठों को उच्चारित करना ये उचित नहीं समझते थे। केशव चंद्र सेन ने ही आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को सलाह दी थी कि वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना संस्कृत में न करके हिंदी में करें ताकि वो जनसामान्य तक पहुंच सके। इसी वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्मानंद कहा था। केशव चंद्र सेन प्रबुद्ध भारतीय थे। इन्होंने इंडियन मिरर नाम का एक पत्र भी संपादित किया था, जो अंग्रेजी का भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र था जो किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। यही नारा दे रहे थे कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। जब ये ब्रह्म समाज में शामिल हुए 1857 में, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनकी विशेषताओं से प्रभावित होकर इन्हें आचार्य के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर हिमालय चले गए और आगे ज़्यादातर जो कार्रवाइयाँ हैं वो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ही देखने को मिली। केशव चंद्र सेन बड़े ही लिबरल व्यक्ति थे। इनकी उदारता के कारण ब्रह्म समाज का तीव्र गति से विस्तार हुआ और इसी वजह से जहां ब्रह्म समाज अब तक केवल बंगाल तक सीमित था, वो बंगाल की सीमाओं को लांघ गया और इसकी शाखाएं उत्तर प्रदेश, बम्बई और मद्रास में भी खोली गई। इन्होंने यज्ञोपवीत पहनने के विरुद्ध प्रचार किया। अब तक ब्रह्म समाज केवल हिंदू धर्म में धार्मिक व सामाजिक सुधार के लिए कार्य करने वाला संगठन था, आंदोलन था। इन्होंने अब जो है ब्रह्म समाज में ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीनी धर्म की पुस्तकों का भी पाठ करवाना शुरू कर दिया। चूँकि इनका ये मानना था कि ब्रह्म समाज केवल हिंदू धर्म सुधार आंदोलन नहीं है, ये केवल धर्म सुधार आंदोलन है जो सभी धर्मों के लिए है। जैसे ही देवेंद्रनाथ टैगोर हिमालय से लौटे, उन्होंने देखा कि इन्होंने तो ब्रह्म समाज के जो मूल आदर्श थे उन्हीं पर प्रहार कर दिया है। इसी वजह से 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर का केशव चंद्र सेन से मतभेद हो गया। चूँकि अस्थायी अध्यक्ष थे, देवेंद्रनाथ टैगोर ट्रस्टी थे, इसी हैसियत से केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से हटा दिया गया। ब्रह्म समाज से निकाले जाने के पश्चात केशव चंद्र सेन ने 1865 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से हटाना और उनके द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करना ब्रह्म समाज में पहली फूट के नाम से जाना जाता है। केशव चंद्र सेन ने इसके अलावा भी अनेक संस्थाओं की स्थापना की है जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहली संस्था है टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, 1868 में इसकी स्थापना हुई है कलकत्ता में, और 1870 में इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था कलकत्ता में। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का मुखपत्र जो है सुलभ समाचार के नाम से आता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के प्रयासों से 1864 में मद्रास में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जो 1871 में श्रीधर नायडू के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ साउथ ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया था। प्रार्थना समाज भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर ही बना गया था, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इन्होंने ब्रह्म समाज का उद्देश्य रखा स्त्रियों की मुक्ति, विद्या प्रसार, सस्ते दाम में साहित्य बांटना, मद्य निषेध और दान अपनाना। इन्होंने 1872 में काफ़ी प्रयास किया बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को रोकने के लिए। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया।
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। ब्रह्म विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो केशव चंद्र सेन के। देखिए, जहां इस अधिनियम के तहत बाल विवाह और बहुपत्नित्व प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, परंतु केशव चंद्र सेन की पुत्री जो केवल 13 वर्ष की थी, उनका रिश्ता या कूच बिहार के राजा से। ये एक रियासत थी जो वर्तमान में बिहार में पड़ती है। इन्हें लगा कि तो बहुत अच्छा रिश्ता है, तो इन्होंने इस कानून का उल्लंघन करते हुए और अपने आदर्शों को त्यागते हुए जो ये अब तक प्रचारित कर रहे थे, अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। और विवाह तो किया ही, साथ ही पूरे वैदिक प्रक्रियाओं के साथ कर दिया। अब तक तो ये मान नहीं थे कि भाई संस्कृत का पाठ हो ना हो कोई बात नहीं, सब ठीक है। चीनी धर्म की पुस्तकें पढ़ी जा रही थी, ईसाइयत पढ़ा जा रहा था, इस्लामियत पढ़ा जा रहा था, तो लोगों को लगने लगा कि ये भी आडंबर रच रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इनके कुछ सहयोगी जो भारतीय ब्रह्म समाज में शामिल थे, वो इनसे बिल्कुल अलग हो गए। देवेंद्रनाथ टैगोर से भी कुछ लोग काफ़ी खपा चल रहे थे, क्योंकि वो लकीर के फ़कीर थे। इसी वजह से पंडित शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसी शाखा से आगे जुड़े हैं द्वारिकानाथ गांगुली, बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो आगे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी साधारण ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका 1884 में आरंभ की गई, जो थी संजीवनी, और 1888 में इसी के द्वारा एक ब्रह्म बालिका स्कूल की भी स्थापना की गई। आप उपरोक्त सभी वर्णन को कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में। प्रारंभ में ब्रह्म सभा थी, पर ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई थी। अब आप देखिए, 1830 में जैसे ही वो इंग्लैंड चले गए, तब जो है रामचंद्र विद्या बागीश ने इसके कार्यकाल को संभाला था और ब्रह्म समाज में अपना योगदान दिया था। उसके बाद अगर हम देखें 1833 में, तो 1833 में यहाँ द्वारिकानाथ टैगोर जो है उन्होंने अपना संविधान दिया था। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे, जो राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर हम देखें 1857 में, तो यहाँ केशव चंद्र सेन को जो है आचार्य के पद पर शामिल किया गया था। केशव चंद्र सेन की उदारता के कारण ब्रह्म समाज काफ़ी लोकप्रिय हो गया था और इसकी शाखाएं बंगाल के बाहर भी खोली गई थी। इसके बाद जो है हमें यह देखने को मिला कि 1865 में फूट पड़ गई और एक ब्रह्म समाज जो है वो अलग हो गया। जो केशव चंद्र सेन वाला ब्रह्म समाज था, उसे हम भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। कई पुस्तकों में आदि ब्रह्म समाज का उल्लेख किया गया है, जो कि गलत है। जबकि जो देवेंद्रनाथ टैगोर वाली जो संस्था बची, उसी का जो है नाम जाना जाता है आदि ब्रह्म समाज के नाम से। अर्थात देवेंद्रनाथ टैगोर जिस शाखा का नेतृत्व करते रहे वो थी आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन जिस शाखा का नेतृत्व कर रहे थे वो थी भारतीय ब्रह्म समाज। अब स्थिति ऐसी हुई कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया, अपने उन विचारों का उल्लंघन किया जो उन्होंने आधार बनाए हुए थे भारतीय ब्रह्म समाज के। इसी वजह से कुछ इनके अनुयायी नाराज हो गए। देवेंद्रनाथ टैगोर के भी कुछ अनुयायी नाराज हो गए, क्योंकि ये लकीर के फकीर थे। तो इसी वजह से इन दोनों के अनुयायियों ने मिलकर 1878 में एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका नेतृत्व किया आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर किए होंगे। फिर भी यदि कोई भी आपका डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इससे पहले लेक्चर में हम राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसका लेक्चर आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज उपनिषदों में आस्था रखता था। ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के पश्चात पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी, इसमें एक बार फूट पड़ी। या ऑप्शन डी, इसका मुख्यालय कलकत्ता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।